व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम पीएनएस बाबर के बारे में बात करेंगे। ये 4 टोटल शिप्स बननी हैं, जिसमें पहली शिप का नाम पीएनएस बाबर है। इस शिप के ऊपर जो नंबर है वो 280 है और इसी तरह आगे सीरीज़ में बाकी शिप्स के नंबर चलेंगे। बाज़ औक़ात इन शिप्स को बाबर क्लास भी कहा गया है और बाज़ जगहों पे पीएन मिलजेम क्लास कहा गया है। तो ये मिलजेम कहाँ से आया? मिलजेम टर्किश नेवी का प्रोजेक्ट है, जो टर्की ज़ुबान में मिली जेमी प्रोजेसी कहते हैं, और अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो नेशनल शिप प्रोजेक्ट। तो इसमें टर्की ने अपनी बहुत सी शिप्स बनानी है, तो इस वजह से बाज़ औक़ात इसको पाकिस्तान नेवी मिलजेम क्लास भी कहा गया है। तो जनरली जो क्लास होता है उसमें उस क्लास के अंदर एक जैसी बहुत सी शिप्स होती हैं, तो इसलिए बाबर क्लास कहना शायद इसको ठीक नहीं है। मिलजेम पाकिस्तान नेवी मिलजेम क्लास कहना ज़्यादा ठीक लगता है। तो मिलजेम टर्की जो है 1990 की दहाई से कोशिश कर रहा था कि अपनी शिप बिल्डिंग की सलाहियत हासिल करे। इस सिलसिले में टर्की ने 2004 में जो है वो मिलजेम का प्रोजेक्ट ऑफिस इस्टेब्लिश किया, ताकि कोऑर्डिनेशन की जा सके डिज़ाइन में, इंजीनियरिंग में और कंस्ट्रक्शन में। टर्की अपनी लोकल रिसोर्सेज के ज़रिए ये सब कुछ करना चाह रहा था। 2005 में इस्तांबुल के नेवल शिपयार्ड कमांड ने कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया, जो पहली मिलजेम प्रोजेक्ट की नेवल व्हीकल थी, टीसीजी हेबे लेडा। और जिस तरह से मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में भी आपको बताया कि टर्की की डिफेंस एक्सपोर्ट में या डिफेंस प्रोडक्शन में जो अचीवमेंट है, ये पिछले 20-25 साल से ही है। टर्की की हम 2005 की हम बात कर रहे थे जब ये काम शुरू हुआ, तो 2014 में इन्होंने एक इंजीनियरिंग कंपनी एसटीएम थी उसके हवाले किया, और ये डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कंपनी एसटीएम एक प्राइवेट कंपनी है, जिसके जिसको सब प्राइम कॉन्ट्रैक्टर बनाया गया, जो बाकी एडा क्लास व्हीकल्स थी। एडा क्लास कॉर्वेट्स हैं बेसिकली, और जो पाकिस्तानी कॉर्वेट है ये इनसे थोड़ा हैवी, पाकिस्तान ने अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये थोड़ा सा उनसे हैवी है, और इसमें 50 लोकल सप्लायर्स इन्वॉल्व थे, और उसमें टर्किश सिविलियन डिफेंस कंपनियां जैसे एसेल्सन और हेवल्सन हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल था, जिसमें सब कंपोनेंट्स और कमांड एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक बैटल मैनेजमेंट सिस्टम में इन्होंने जो है वो कंट्रीब्यूट किया था। अब अगर हम पीएनएस बाबर की बात करें, तो ये पहली शिप है जो कुछ साल पहले तो इसे हैंडओवर कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद इसकी फर्दर टेस्ट होने थे, ट्रेनिंग क्रू की होनी थी। तो अब ये पाकिस्तान पहुंच चुकी है, ये जो पहली शिप है, और 6-6 महीने के गैप के बाद बाकी शिप्स भी इसमें। पहली शिप स्तंभ उधर बन रही इस्तांबुल शिपयार्ड में, तुजला में। तुजला, इसको मिक्स ना कीजिएगा, एक बोस्निया में भी तुजला है, ये वो वाला तुजला नहीं। लेकिन ये तुजला में इस्तांबुल शिपयार्ड कमांड के तहत ये पहली शिप बनी है। दूसरी शिप कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में, वो भी उसका काम स्टार्ट हो गया है। इसी तरह तीसरी शिप टर्की में और चौथी पाकिस्तान में। उनके नाम भी डिफरेंट है। पीएनएस बाबर तो पहली शिप का नाम है। तो 6-6 महीने के गैप के बाद ये डिलीवर होंगी। इसमें जो लास्ट शिप है वो 2025 में डिलीवर होगी। बाकी शिप्स 2003 शिप्स 2024 में डिलीवर होना ड्यू हैं। बल इससे हमें ये भी पता लगता है कि कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, जो कि बहुत पुराना सेटअप है, में भी हमने हुकूमती सतह पे उस पर इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं की। लेकिन ये कि वो इतना क्यों पीछे रह गया कि वो भी पेट्रोल व्हीकल्स ही बनाता है, और बड़ी शिप्स के लिए उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए टर्की जैसे मुल्कों से। जैसा कि मैंने कहा कि टर्की
आज से 20-25 साल पहले अगर देखा जाए तो हमारे से डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे था। 1990 में हम अ, मुझे याद है आतफ वन आतफ टू बना चुके थे, जो एक जो 80 किलोमीटर और 180 किलोमीटर के मिसाइल्स थे। जब शायद टर्की में इन चीज़ों की बुनियाद भी नहीं पड़ी थी डिफेंस की। अनजा जो शोल्डर फायर्ड सैम है वो भी हम 1990 में हमारे पास मौजूद था। तो इस तरह से मैं बार बार जिक्र इन चीज़ों का यूँ करता हूँ कि ये एक कौमी तौर पे इन चीज़ों का दुख होता है। जिस तरह हमारा कराची शिपयार्ड इंजीनियरिंग वर्क है, इस तरह टर्किश डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये एसफात इनकॉर्पोरेटेड आती है। अ, तो इसने ये वीडियो रिलीज़ की है जिसमें पीएनएस बाबर जो है वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो रही है। अगर शिप्स की स्पेसिफिकेशंस पे जाएं कि इस पे है क्या क्या, तो एक 76 mm की ऑटो मरला सुपर रैपिड मेन गन है। ये इटालियन कंपनी है उसकी, यानी कि बड़ी गन्स में 76 mm की ये गन है। फिर 35 mm की एसल्सन गोग डेनीज डॉयल बैरल्ड क्लोज इन वेपन सिस्टम है। इसके बारे में मुतज़ाद इतलात हैं। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान ने इसको ऑप्ट नहीं किया। अगर इसको ऑप्ट नहीं किया तो ज़ाहिर है किसी और जो अल्टरनेट अवेलेबल हैं उनमें से हो सकता है। अ, जो चंद ही हैं, 3-4 मुल्कों की हैं अमेरिका समेत, इवन चाइना का ऑप्शन भी है। फिर 16 सेल का वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है सैम का। इसमें ये कैम ई आर सैम हो सकता है या LY-80 सैम हो सकता है, लेकिन अभी की रिपोर्ट्स यही हैं कि ये कैम ई आर सैम होगा। ये जो कैम ई आर सैम है ये एक जॉइंट वेंचर सा है इसके दरमियान, जो यूके है और इटली के दरमियान। और ये मुझे तो हैरानी है कि ये अंडर टेस्ट सिस्टम है और फिर भी हमने ऑप्ट किया कि हमें ये लेना चाहिए। काफ़ी मुल्क इसको ऑप्ट भी कर चुके हैं लेकिन इसकी टेस्टिंग अभी तक चल रही है। और एंटी शिप मिसाइल्स के बारे में ये कहा जाता है कि इस पे वो होंगे जो हमारे अ, हरबा क्रूज मिसाइल्स हैं वो लगाए जाएंगे, 6, मतलब 6 फायर करने वाले जो इसके होते हैं, 6 की कॉन्फ़िगरेशन में। इसके अलावा इसकी डिस्प्लेसमेंट जो 2,926 टन, लेंथ 108 मीटर है, 108.2 मीटर। मैक्स स्पीड ये 31 नॉट पे चल सकता है। रेंज इसकी 3,500 नॉटिकल माइल्स है। एंडोरेंस 15 दिन है सी में। और क्रू जो है वो 93+40 का क्रू है। इसकी तारीख पीएनएस बाबर की इस तरह से है कि यह पूरे मिलजम, जो पाकिस्तानी मिलजम प्रोजेक्ट है, उसकी ये है कि 5 जुलाई 2018 को आईएसपीआर ने अनाउंस किया कि टर्किश फन जो है उसने टेंडर विन कर लिया है 5 मिलजम कॉर्वेट्स बनाने का पाकिस्तान नेवी के लिए। सितंबर 2018 में ये अनाउंस किया गया कि इसका जो प्रोपल्जन सिस्टम है वो कोडैड होगा, जिसकी वजह से उसकी जो सी एंडोरेंस है वो 10 की बजाय 15 दिन हो जाएगी। इसके बारे में इसके डिज़ाइन में ये कहा जाता है कि स्टेल्थ करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, यानी कि इतनी आसानी से ये नज़र नहीं आता या देर से नज़र आता है। स्टेल्थ का मतलब ये होता है। इन्होंने दिसंबर 2020 में यूक्रेनियन नेवी के साथ भी डील साइन की हुई है और जिसके लिए वो एडा क्लास कॉर्वेट बनाएंगे यूक्रेन के अंदर, ये जो टर्की का। तो आप वो भी ध्यान में रखें कि टर्की नेटो में होते हुए जाहिर है जो नेटो की रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरा करता है। इसको एंटी सबमरीन कॉम्बैट फ्रिगेट कहा गया है इनको, यानी कि इनका प्राइमरी फंक्शन जो है वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। तो टर्की के बारे में ये कहा जाता है कि वो 10 मुल्क, दुनिया के 10 ममालिक में से है जो कि बिल्ड, डिज़ाइन और मेंटेन कर सकते हैं वारशिप्स को। ये जो मिशन कर सकता है उसमें रिकॉन्सेंस, सर्वेलेंस, अर्ली वार्निंग, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर और एम्फीबियस ऑपरेशंस है।
लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि बेसिकली ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए डिज़ाइन हुआ है। जिस तरह जहाज़ पहले बॉम्बर और फाइटर अलग अलग होते थे, आजकल डुअल रोल है, इसी तरह शिप्स में भी वही चीज़ हो रही है। क्योंकि फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर, कॉर्वेट्स, इनके वज़न में भी फ़र्क होता था और इनके मिशंस में भी फ़र्क होता था। लेकिन टाइम के साथ साथ ये वाली क्लासिफिकेशन जो है, ये नेवी के अंदर जो है वो मिक्स होती जा रही है। ये एग्रीमेंट जो इसका साइन पाकिस्तान ने किया था, ये सितंबर 2018 में किया था, जिसमें दो कॉर्वेट जो हैं वो इस्तांबुल शिपयार्ड कमांड में होंगे कॉन्स्ट्रक्ट, और बाकी दो जो हैं वो कराची पाकिस्तान में होंगे। मेरी अपनी राय में जो इन्होंने ब्रिटिश ओरिजिन का कैम ईआर सिस्टम यूज़ करने की कोशिश की है, जो फाइनल इसमें होगा उसकी रेंज भी चाइनीज़ उससे कम है, और अल्टरनेट हमारे पास अ, उसके अवेलेबल भी हैं। क्योंकि अगर चाइनीज़ चिप्स पे वो वाला क्लोज इन वेपन सिस्टम या सैम सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, चाइना को कॉन्फिडेंस है, तो हमें हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से दुनिया, जिस तरह से सीपेक में हम चाइना से करीब तर हो रहे हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो डिपेंडेंस है वेस्ट पे टेक्नोलॉजी की, ये भी कम से कम हो। तो इस सिलसिले में अगर चाइनीज़ या टर्किश, जिस तरह गोक जनीस क्लोज इन वेपन सिस्टम है, उसके टेस्ट करवा लें। मतलब टर्की को अगर ये कॉन्फिडेंस है कि वो अपनी शिप्स की उसने डिफेंस के लिए ये सिस्टम रखा हुआ है, तो हमारा क्या उसमें रिजर्वेशन है? और अगर रिजर्वेशन है भी, तो एक कंपैरेटिव किस्म का टेस्ट करवाया जा सकता है, और वेपन मैन्युफैक्चरर्स हर वक्त तैयार होते हैं इस तरह के टेस्ट करवाने के लिए। अब डेवलप मुल्कों का मकसद यही होता है, डेवलपिंग मुल्कों में जो वो आपको ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं, कि आपके जहन पे एक तासुर कायम करें कि उनकी टेक्नोलॉजी जो है सुपीरियर है। जबकि हमें पता है कि चाइना अब तकरीबन दुनिया में किसी भी चीज़ से में पीछे नहीं है, बल्कि बाज़ चीज़ों में वो आगे है वेस्ट से। तो इसलिए अगर हम समझते हैं कि कुछ चीज़ों में वेस्ट की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो उसको टेस्ट करके चेक करना चाहिए, ना कि ये कि हम जो हैं वो ज़हनी तौर पे मरूब हों और हम कहें कि ये जो चीज़ क्योंकि यहाँ की बनी हुई है तो ये लाजमन जो है इसकी क्वालिटी बेहतर होगी। तो ये मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि जो हमने सैम सिस्टम में ये यूके ओरिजिन का जो कैम ईआर सिस्टम ले रहे हैं, या हमने जो एसेल्सन का गोक डनीस क्लोज इन वेपन सिस्टम था जो उसको हमने ऑप्ट नहीं किया। चलें, 76 mm की इटालियन तो फेमस हैं इस गन्स में, तो वो भी, खैर उसमें भी मुझे यकीन है कि कोई चाइनीज़ और टर्किश ऑप्शन लाजमी होगा। तो आज के लिए इतना ही, आइंदा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। टेक केयर, बाय।